4-5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहाँ बड़ा घोटाला हो रहा है। ईवीएम निकल के आ रही हैं, सब घोटाले की ये सब। इस तरह से अगर होगा तो जब सरकार एक मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार अपने आप को बिल्कुल वो समझती है कि हम जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे, कोई कुछ नहीं है, तो इस तरह से सरकार उन्हीं की बनेगी। अगर लोकतंत्र में या प्रजातंत्र में ये जनता के वास्तविक वोटों से अगर काउंटिंग की जाए या वोटिंग कराई जाए तो इसमें सरकार भाजपा की नहीं बनेगी, क्योंकि जो मुद्दे रखते हैं वो करते नहीं हैं। आपने ये बात तो कही, लेकिन तेलंगाना बीजेपी हारी है, सिर्फ 9 सीटें मिली बीजेपी को, ठीक। तेलंगाना में हारी और कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हुई है। अगर ईवीएम में घोटाला होता तो ऐसा वहाँ क्यों नहीं हुआ? नहीं तो वहाँ तो वो उनका शक वो रहा है, लेकिन इनको दिखाना भी तो था कि मतलब हमको एक राज्य इनको देना है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और अभी हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत पड़ने वाले बेहटा गांव में। तो साथियों, हम इस गांव में हैं और इस वक्त जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल 2 महीने बाद घोषणा होनी है और अभी आपने 3 राज्यों का चुनाव परिणाम देखा ही है। तो इसी के तहत अब हम गांव-गांव जा रहे हैं और जनता का जो ओपिनियन है वो आपको अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। तो आज हम बेहटा गांव की कवरेज में आए हुए हैं और यहाँ की जो आम जनता है उसका हम पूरा का पूरा मत जो है वो आपको दिखाएंगे। अगले चुनाव में यहाँ की जनता किसकी सरकार चाहती है और इस जनपद की जनता किसकी सरकार चाहती है, इस प्रदेश की जनता किसकी सरकार चाहती है, तो यही सब देखने के लिए हम आज इस गाँव में आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ भैया लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, चाचा लोग यहाँ पर हमारे मौजूद थे। तो हमने सोचा ज़रा इनसे बात की जाए और अगले चुनाव में ये किसकी सरकार बनवाएंगे, किससे अगले प्रधानमंत्री के रूप में ये किसे देखना चाहते हैं, ये हम आज इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे एक भैया बैठे हुए हैं, तो भैया से हम इनका नाम जानना चाहेंगे। भैया अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनोज दुबे है। तो दुबे जी बताएं, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो विधानसभा में ज़्यादा हावी रहते हैं। अगर देश लेवल पर कोई इलेक्शन हो रहा है तो माना कि मोदी जी बहुत डिलीवर भले नहीं कर रहे हैं, लेकिन विश्वसनीयता पे शक नहीं किया जा सकता है। उनके सामने जितने भी गठबंधन हैं उसमें कोई ऐसा नहीं है जिसे उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में रखा जाए। अतः समर्थन मोदी जी को ही रहेगा। यद्यपि भाजपा से उतनी तरह संतुष्ट नहीं है, फिर भी देश के मुद्दे के कारण मोदी जी का ही समर्थन रहेगा। मोदी जी का तो समर्थन है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। अभी आपने देखा होगा सभी पार्टियों ने, जो विपक्षी की जितनी पार्टियां हैं, उन्होंने एक अलायंस बनाया हुआ है, वो इंडिया गठबंधन नाम से उसे जाना जा रहा है। और इसमें उत्तर प्रदेश की एक जो क्षेत्रीय पार्टी है और उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, 4 बार मतलब 4 बार उन्होंने शासन भी किया है प्रदेश पर। तो अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की, तो वो कहते हैं कि प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, देश में महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा है और इस तरीके से आप हमारा समर्थन करिए, हम इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में अच्छा काम करेंगे। और वो अपने पूर्व के भी काम गिनाते हैं। अगर उनके पूर्व की कामों की बात करें तो जैसे वो स्वास्थ्य की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमने 108 एम्बुलेंस चलवाई जो मुफ्त में आज भी सुविधा दे रही है। हमने पुलिस व्यवस्था 100 नंबर डायल 100 की व्यवस्था अच्छी की, जिसकी वजह से आज जनता को उसका लाभ मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको दूसरा विकल्प क्यों नज़र नहीं आता? सपा ने अपने शासनकाल में वास्तव में विकास के कार्य किए हैं, जिनका समर्थन भी है क्षेत्रीय स्तर पर। लेकिन सपा की सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जब पारिवारिक पृष्ठभूमि को हटा दो तो सपा में क्षेत्र का कोई भी बड़ा लीडर नहीं नज़र आता है। दूसरा, सपा जो है सनातन धर्म के विरोध में जो उनकी पार्टी में लोग शामिल हैं वो भावनाओं को बहुत आहत करने वाले बयान दे जाते हैं, जैसे मौर्य जी ने दिया है। इस तरह की घटनाएं दिल को हर तरह से आहत करती हैं। तीसरी चीज़, सपा की जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे जिसमें योगी जी जीते थे, सपा पूरी तरह से लहर में थी, उसे आना भी चाहिए था। और बेरोजगारों के हित में अखिलेश जी ने जितना सोचा है, मुझे नहीं लगता कल्याण सिंह के बाद किसी ने उतना ज़्यादा सोचा था। लेकिन सपा के 2 मुद्दे, एक परिवारवाद, दूसरा उनके अंतर्गत जो 4 सीएम थे उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार और स्पेशल तुष्टीकरण वर्तमान इलेक्शन में भी हावी रहेगा। और वर्तमान इलेक्शन जो है वो क्षेत्रीय नहीं है, देश का है। जो काम मुलायम सिंह जी कर गए वो इस समय प्रदेश में कोई भी सपा का नेता उस स्तर का नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए सपा का समर्थन दिल से चाहते हुए भी करने में असमर्थता है।
तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे रहे इन्होंने। अच्छा, एक और बात करेंगे यहाँ पर, महंगाई बेरोजगारी। आपको प्रदेश के अंदर जैसे दूसरी पार्टियां ये कहती हैं महंगाई बेरोजगारी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या लगता है अगर महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव होता है तब आप कहाँ जाएंगे? महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है और वास्तव में ये बिल्कुल सच है। भाजपा गवर्नमेंट जितना अधिक प्रचार प्रसार में खर्च करती है वो ग्राउंड लेवल पर उतना काम होता नहीं है, चाहे वो कानूनी स्तर पर हो, चाहे गरीब वर्ग अभी भी उतना ही परेशान है। इसका सिर्फ प्रदर्शन किया जाता है, दर्शन कहीं नहीं है। लेकिन जब आपकी समस्या आपके अस्तित्व को लेके होती है, देश की सुरक्षा को लेके होती है, प्राथमिकता के आधार पर आपका जीवन निर्वहन सबसे कठिन हो कि हम जीवित ही कैसे रहेंगे, देश रहेगा कि नहीं रहेगा, तब फिर क्षेत्रीय पार्टियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। संभव है अगर रणनीति में कुछ सुधार किया जाए तो सपा वास्तव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को पूरी तरह से टक्कर देने की स्थिति में है, लेकिन उनके गठबंधन में ही विरोधाभासी बयान आया करते हैं जो कि बहुत ही विचित्र हैं। इसलिए गठबंधन दिख जरूर रहा है लेकिन वास्तव में ग्राउंड लेवल पर उतरा नहीं है। अच्छा, जैसे कि आपने एक बड़ी बात बीच में कही थी कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे, तो आपने कहा कि उसमें बेरोजगारी की स्थिति में सुधार था। तो अगर हम उनके कार्यकाल को देखें और आज के कार्यकाल को देखें, ठीक है, क्योंकि दरअसल ये दो बड़े मुद्दे होते हैं, क्योंकि हमारे देश का जब युवा अगर के पास रोजगार रहेगा तो देश की संपन्नता में जल्दी आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर युवाओं के पास रोजगार नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं ये परेशानी पूरे समाज पर, भविष्य की पीढ़ी पर हावी होती है। तो अगर हम यहाँ पर बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी को देखते दोनों सरकारों में आपने कितना फ़र्क देखा है? दोनों सरकारों में सपा सरकार ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर रही थी उस समय। बस सपा सरकार से इतनी गलती हुई कि उसने जो डिलीवर किया उसका प्रदर्शन नहीं कर पाई। जिस तरह वर्तमान सरकार करती है कि अगर चपरासी की भी नौकरी देनी है तो रोज़गार मेला लगा के बड़े बड़े पोस्टर बैलेट दिए जा रहे हैं, शायद ये दूसरा बेरोजगार जो था वो अखिलेश से बहुत अच्छी तरह से प्रभावित था कि अखिलेश विदेश में पढ़ के आए तो रोज़गार का उन्होंने अवसर भी दिया, हर तरह से सहयोग भी किया, ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास करवाया। कल्याण सिंह के बाद एक अखिलेश ऐसे आए थे जिनकी सरकार में लगा था कि हर तरफ से कुछ अच्छा हो रहा है। फिर किस आधार पे रणनीतिक चूक हुई ये तो पार्टी के लोग ही ध्यान दें। क्षेत्र स्तर पर जो हमारे विधायकी का इलेक्शन लड़े थे वो भी बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, डॉक्टर राजकुमार जी ही खड़े हुए थे। वो हमारे वर्तमान जो विधायक थे उनसे लाख गुना बेटर अच्छे इंसान, लेकिन नहीं डिलीवर कर पाए, या ग्राउंड लेवल पर वर्किंग में कमेटी रही, आपसी मतभेद रहा, जो पारिवारिक है उसका असर पड़ा। नहीं, वर्तमान में निश्चित था सपा की ही सरकार इस समय होती उत्तर प्रदेश में, तब स्थितियां वास्तव में बदली होती। अच्छा, आप इन दोनों के लिहाज से दो ये हो गए, लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों को आप आज के चुनाव में कहाँ पे देखते हैं? नेशनल लेवल पर बहुजन समाजवादी पार्टी तो कहीं रह ही नहीं गई है, वो तो अकेले मायावती के बाद दूसरा कोई नाम भी नज़र नहीं आ रहा। और जहाँ तक सपा का है, सपा कांग्रेस का तो कुछ नहीं कह सकते हैं। वो भी धीरे धीरे नेशनल पार्टी के बजाय, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के बजाय वह क्षेत्रीय पार्टी बनती जा रही। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस सिर्फ एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसको अगर 5 सीट भी लोकसभा में मिल जाए तो बड़ा मुश्किल दिखता है। यहाँ पे असली मुकाबला सपा और भाजपा के ही बीच में रहेगा, बाकी चाहे जितने गठबंधन कर लें। यदि सपा अपनी रणनीतिक सुधार करती है तो सपा के बहुत अच्छे चांस हैं। परिवार संगठित है, लेकिन क्षेत्रीय लोगों को भी महत्व दिया जाए, जो कि यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको महत्व नहीं दिया जाता है। पार्टी का उच्च स्तर सुनता नहीं है पार्टी कार्यकर्ताओं की, जबकि भाजपा में ऐसा नहीं है, सबकी बात सुनी जाती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने भैया से बात की और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने तथ्य रखे हैं और भविष्य के चुनाव को लेकर इन्होंने इन दूसरी पार्टियों को क्या करना है और बीजेपी की क्या रणनीति, दोनों पर बात की। और अगले चुनाव में अगले चुनाव में इन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो मत था उसको लेकर अपनी जो स्पष्टता थी उसे जाहिर किया है। यहाँ पर हमारे एक दादा बैठे हुए हैं, दादा से हम बात करें। दादा, अपना नाम बताएं। हमारा नाम सत्येंद्र सिंह है। तो सत्येंद्र सिंह जी, यानी चाचा जी, बताइए क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? अब इसकी इस तरह से जो हमारे यहाँ 4-5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहाँ बड़ा घोटाला हो रहा है। ईवीएम निकल के आ रही हैं, सब घोटाले की ये सब। इस तरह से अगर होगा तो जब सरकार मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार अब
अपने आप को बिल्कुल वो समझती है कि हम जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे, कोई कुछ नहीं है। तो इस तरह से सरकार उन्हीं की बनेगी। अगर लोकतंत्र में या प्रजातंत्र में ये जनता के वास्तविक वोटों से अगर काउंटिंग की जाए या वोटिंग कराई जाए तो इसमें सरकार भाजपा की नहीं बनेगी, क्योंकि जो मुद्दे रखते हैं वो करते नहीं हैं। आपने ये बात तो कही, लेकिन तेलंगाना बीजेपी हारी है, सिर्फ 9 सीटें मिली बीजेपी को, ठीक। तेलंगाना में हारी और कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हुई है। अगर ईवीएम में घोटाला होता तो ऐसा वहाँ क्यों नहीं हुआ? नहीं तो वहाँ तो वो उनका शक वो रहा है, लेकिन इनको दिखाना भी तो था कि मतलब हमको एक राज्य इनको देना है। इसमें हमको अभी हम दे रहे थे यूट्यूब पर कि ये वहाँ के जो ईवीएम के वो हैं बनाने वाले, वो बता रहे हैं कि ईवीएम में इस तरह से गड़बड़ी हो सकती है। अच्छा चलिए ये बात मान लेते हैं, पंजाब बीजेपी क्यों हारी थी आम आदमी पार्टी से बुरी तरीके से? दिल्ली बीजेपी क्यों हारी थी? अब दिल्ली बीजेपी भाई, अब वहाँ की जो उन्होंने मांगे नहीं पूरी की होंगी। बंगाल क्यों हारी थी? बंगाल तो हारी थी, उनका वो गढ़ था भाई। ममता बनर्जी तो वहाँ ममता बनर्जी में नहीं तो गढ़ तो था, लेकिन ईवीएम में घोटाला होता तो कर लेते, क्योंकि प्रचार तो इनका बहुत पहले से था। नहीं हरा देते। वहाँ तो ये कर नहीं पाए, क्योंकि अब वहाँ उनका बहुत वो था ना। दक्षिण में बीजेपी के पास एक ही किला था, कर्नाटक का। दक्षिण में बीजेपी के पास एक ही किला था, कर्नाटक का। तो बीजेपी कर्नाटक क्यों हारी? अगर ईवीएम में घोटाला था तो जीत जाना चाहिए था। नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी तो है, ये तो सही बात है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ही है। सही है तो फिर इसको मान लिया जाए कि बीजेपी को अगर कर्नाटका में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में अगर हारी, आज चंद्रचूड़ जो देंगे फैसला, वो आज चंद्रचूड़ दे देंगे फैसला। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी मामला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर पहले भी एक बार समिति बनाई हुई थी, बुलाया गया था सबको। जब सामने सबूत देने की बात आई तो कोई गया नहीं था। ये बात आपकी जानकारी में होगा। संविधान को ये लोग बहुत दूर रखे हुए हैं, ये समझते हैं संविधान नथिंग, हम जो करेंगे हम ही करेंगे। इलेक्शन में संविधान का क्या रोल है? इलेक्शन में संविधान का क्या रोल है? इलेक्शन में बहुत संविधान का क्या रोल है? थोड़ा विस्तारित करें, हमारे दर्शक भी देखें। हम जो है संविधान से जुड़े हुए हैं, सभी देशवासी सब संविधान से जुड़े हुए हैं। नहीं, जुड़े तो हुए हैं, पूरा देश ही देश का आधार ही संविधान है, क्योंकि उसकी जो प्रस्तावना है वही हम भारत के लोक से शुरू होती है। संविधान की जो प्रस्तावना है वही हम भारत के लोक से शुरू होती है, तो उससे तो पूरा देश ही जुड़ा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये बात करें तो जैसे आपने संविधान और चुनाव का क्या लेना देना, हमको ये थोड़ा सा का लेना देना ये है कि भाई ईवीएम का और संविधान से क्या लेना देना? ईवीएम क्या मनमानी करेगा? ईवीएम नहीं करेगा तो नहीं, तो ये बार जो अलग, अभी इसके पहले छत्तीसगढ़ हार गए थे, उसके पहले ये बिहार हार गए थे। तो ये कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा, इसके पहले जब मोदी जी की सरकार बनी थी, और इसकी एक बात और, जैसे 2014 मोदी जी की सरकार बनी थी, उसके पहले वहाँ पे किसकी सरकार थी? उसके पहले जो है कांग्रेस सरकार थी। अगर हैक वाला सिस्टम होता तो वो भी कर सकते थे, तो बीजेपी कैसे? वो तो केंद्र का मामला है, वो केंद्र से ही उसका वो चलता है। तो केंद्र में तब तो कांग्रेस थी ना, कर देते। नहीं, कांग्रेस कहाँ केंद्र में थी? 2014 से पहले थी ना, तो मोदी जी के आने को पहले कर देते। तो वो क्या जानते थे कि ये ऐसा मामला चल रहा है? अच्छा। तो देखिए चाचा जी कहीं ना कहीं जो है फंस गए हैं। और इसके बाद में चलिए हम यहाँ पर और भी हमारे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भविष्य के चुनाव का मत जानेंगे। यहाँ पर हमारे एक और दादा, क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार सिंह। तो ठाकुर साहब हैं आप? हाँ। तो बताइए नंबरदार, क्या लगता है किसकी सरकार बनाएंगे? वैसे 2024 तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है। चाचा तो बता रहे हो तो ईवीएम में घोटाले करके बना लिया। घोटाला हो कुछ भी हो, लेकिन अब घोटाला हो तो यहाँ भी घोटाला होगा, तो सरकार मोदी की बनेगी। अच्छा, नहीं तो मतलब क्या घोटाले से बना लेंगे जैसे चाचा कह रहे हैं? ये हम नहीं कह सकते घोटाले से बना रहे हैं, जनता की जनमत से बना रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन सरकार जो है दिखती है जो मोदी की सरकार बनेगी 2024। महंगाई बेरोजगारी कहाँ चली जाएगी फिर? महंगाई बेरोजगारी जो चली आ रही है वह चलती रहेगी, चाहे जो सरकार आए। वो तो कह रहे हैं ना कि सिलेंडर जो है 400 से ये 1000 रुपये में बिक रहा है आज की डेट में। नहीं, महंगाई तो जरूर बढ़ी है। तो महंगाई बढ़ी है तो तख्ता पलट कर दो। महंगाई फिर तब भी थी, लेकिन सब तरह सब्सिडी आती थी, आज सब्सिडी नहीं आ रही। वो तो कहते हैं ना कि भाई सब्सिडी आ रही, सब्सिडी भी बंद हो गई। अब तो सीधे 1000 रुपये सिलेंडर बैठता है। तमाम घर ऐसे भी हैं जहाँ एक ही महीने में जरूरत पड़ जाती है। उस समय गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती थी, गवर्नमेंट अपना उसको वाहन करती थी। अब सीधा
जो कस्टमर है वो झेलता है। हाँ, तो यही तो सब्सिडी तो नहीं मिल रही, छूट सब्सिडी मीन्स छूट, छूट कहाँ मिल रही है? तो जब मिलती नहीं है तो उधर दूसरा पक्ष भी है, वो कहता है उनको हटाइए हमको लाइए। हाँ, तो इस जनता मामले पे अगर महंगाई है तो देखो ऐसा कुछ कार्य इनके अच्छे हैं, कुछ कार्य उनके अच्छे रहे। अच्छा, इस वजह से। हाँ, तो अच्छा, 2-3 और बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि विकास की बात कर रहे हैं थोड़ा सा। आपको बीजेपी के कार्यकाल में, जैसे ने तारीफ की बीजेपी की, तो आप हमें ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन से ऐसे काम हुए जिसकी वजह से आपको लगता है जनता का लाभ हुआ और सरकार इनकी दोबारा बननी चाहिए? नहीं, जनता का लाभ का, जनता को यही एक तो सबसे बड़ी लाभ यही जो फ्री राशन दे रहा मोदी सरकार, फ्री राशन मिल रहा है। तो विपक्ष तो ये कहता है कि मतलब विपक्ष का एक गाना भी आपने सुना होगा कि 5 किलो राशन पे इतना गुमान, तो क्या मतलब राशन पे खरीद लेंगे? देखो, जनता को जो है लाभ चाहिए, उसको जो है राशन मिल रहा है, और मोदी गुणगान गा रहा है। राशन तो पहले भी मिलता था, तरीका मान लो कुछ भी हो, पहले आज अब 2 डिजिटल बार मिलता है दूसरे आज- तरीके से। आज 2 बार राशन मिल रहा है, एक बार, हाँ, एक बार फ्री वाला मिल कोई रहा है। अगर ये घोषणा करते कि हम 4 बार देंगे तो क्या उसकी सरकार बनाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, 4 बार कहाँ से देंगे, तो बहुत बर्डन पड़ेगा आप हमें जनता ये पे। बताइए, आपके यहाँ इस गांव में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना कॉलोनियाँ कितनी मिली हैं यहाँ पे? भाई हमारे उसमें तो ज़्यादा जानकारी नहीं कितने हैं। भैया आप बताएंगे कि आप भी बीजेपी के समर्थक हैं, बताइए कि कितनी कितनी कॉलोनियाँ मिली हैं यहाँ पे? प्रधान के पास जाके लीगल कार्यवाहियाँ जिसने पूरी की है, इस गांव में जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं वो गढ़ है चौपाल का। आपको सारा रिकॉर्ड मिलेगा। इस गांव में कोई भी प्रधानमंत्री आवास में आवंटन में घोटाला भी नहीं हुआ है और मिली हैं। सामने जो आपको दिख रहे हैं घर, वो भी प्रधानमंत्री आवास में ही बने हुए हैं। सड़कों का विकास, ये जो नई सड़क आप देख रहे हैं ये अभी अभी बनी है ना, ये पीपी मॉडल की है, ये सरकार के उसकी ही बनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप अगर मोटरसाइकिल से आए होंगे, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले घूमते होंगे, वर्तमान स्थिति में कहीं भी चले जाइए, अभी 2 दिन पहले बारिश हुई तो भी आपकी गाड़ी स्लिप नहीं की होगी, आप डामर रोड या सीमेंटेड रोड से ही आएंगे। विकास है। सबसे मुख्य मुद्दा जो सबसे प्रमुख है वो जीने का मुद्दा है और देश की स्वतंत्रता का मुद्दा। ये मुद्दा बाकी सब मुद्दों पे गौण हो जाता। मुझे कुछ चाहिए, उसके लिए मुझे जीवित रहना जरूरी है। तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है, बीजेपी भी कर रही, लेकिन उसका स्टैंडर्ड दूसरों से थोड़ा सा हटके है। दूसरे को दबाती नहीं है, पोलराइजेशन भी करती है, लेकिन दूसरे पक्ष को वो सताती नहीं है। अगर दूसरी सरकारों में दूसरे पक्षों को सताया जाता था, चाहे वो मायावती की सरकार रही हो, SC/ST एक्ट इतना बुरा था कि लोग प्रभावित हुए। सपा सरकार में मुस्लिम को इतना बढ़ावा दिया गया कि जीना मुश्किल हो गया। यूपी में बीजेपी समर्थन कर रही है, लेकिन किसी पक्ष को सता नहीं रही। एक भी मुद्दा यूपी में या देश में आप ऐसा नहीं देखेंगे जो जातिगत मुद्दे पे किसी पक्ष को अन्याय करने पर भी छोड़ा गया हो। उत्तर प्रदेश में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर गैंगस्टर है तो इनकाउंटर किए गए। आप लिस्ट निकाल लीजिए, उसमें मैक्सिमम हिंदू ही मारा गया है, लेकिन फिर भी किसी ने उंगली नहीं उठाई है। अगर वो मुस्लिम भी मारा गया तो अगर उसको इस मुद्दे पे भी आप देखना चाहो, आज एक सामान्य व्यक्ति किसी भी मंडी में जाके अगर अपना सामान बेचना चाहे, दूध वाला, तो रास्ते में उसको कोई धमकाता नहीं है। आप चाहे अपने चैनल से किसी रास्ते में दूध वाले से पूछ के देख लीजिए, पहले कैसे गांव में दबाव दिया जाता था। अब इसमें अंतर आया है और इसके लिए बाबा जी तो प्रशंसा के पात्र हैं, मोदी जी उससे ज़्यादा हैं। दूसरा, देश सर्वोपरि है। देश है तो हम हैं, हम हैं तो कमा खा तो लेंगे ही। आज नहीं कमाएंगे, कल कमा के खा लेंगे। अच्छा, ये चीज़ें तो हैं, लेकिन जैसे आपने मतलब उसकी बात की, जैसे बुलडोजर चलता है तमाम लोगों पे, आप उस कार्रवाई को सही मानते हैं? तमाम, जैसे मान लो चाचा ने अपना घर बनवाया, बहुत मेहनत करी, ज़िंदगी बनवाई, मतलब इनका लड़का बिगड़ गया, ठीक, कानून व्यवस्था की बात करता हूँ यहाँ पे, और इनका लड़का बिगड़ जाए, वो गलत लाइन में चला जाए, तो क्या इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए? आप इस कार्रवाई को सही मानते हैं? कार्यवाही का समर्थन करते हैं नैतिक तौर पर, परंतु कानूनी तौर पर अगर क्षेत्राधिकारी, जिसको मोदी जी ने, योगी जी ने कहा है कि कार्यवाही करें, वो ये केस बिल्कुल वैसा ही जैसे 90% दुष्कर्म के मामले होते हैं, उनके ऊपर जो कार्यवाहियाँ नहीं की जाती हैं। और इसमें तो क्षेत्र वो चल रहा, जातिगत देख के बुलडोजर चला दिया जाता है। दूसरी चीज़, ये बड़ा आसान है पूछ देना कि सरकार इसको कैसे नियंत्रित करे।
सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, कोई भी ये डिलीवर नहीं कर रहा है कि इस तरह के मानसिकता को कैसे रोका जाए। कि अगर लड़का बिगड़ा है तो क्या माँ बाप का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है? आखिर सरकार उस लड़के को कहाँ ढूंढेगी इतने बड़े देश में? उसके पास जो डर और प्रशासन जो है वो अदृश्य रूप से, अमूर्त रूप से हर जगह विद्यमान रहना चाहिए। मैं इस कार्यवाही का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो लोग इसे कर रहे हैं वो किस भावना से कर रहे हैं? अगर उनकी भावना शुद्ध है तभी उनके प्रति जनता का समर्थन। नहीं तो हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित एक न्यायालय, एक न्याय व्यवस्था है। तो जैसे मान लो कि कोई अपराधी है, उस किसी का नाम आया मान लो, ठीक है, और नाम आने के बाद में अगर उसके जब कोर्ट ने उसको दोषी घोषित नहीं किया है तो ये कैसे घोषणा हो जाएगी कि वो वाकई में वो दोषी ही है? क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसे तमाम सारे केस आते हैं कि जिसमें जो है जो कोर्ट होता है वो बाद में बरी कर देता है। जैसे आपने एक केस देखा होगा, काफ़ी पुराना केस था, उसमें एक व्यक्ति पर हरिजन एक्ट लगा हुआ था, पंडित थे वो, बाद में उनको कोर्ट ने बाइज्जत रिहा किया 20 साल बाद, लेकिन न्याय तो मिला मगर 20 साल बाद, सवर्ण थे, ठीक। अब उसके बाद लेकिन उनका क्या, उनकी तो पूरी ज़िंदगी जेल में ही चली गई ना। तो कहने का मतलब ये अंततः वो बरी हो गए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में उनका जो बना ठिकाना है, जो घोंसला है, अगर वो भी टूट गया तो उस स्थिति में कैसे नियंत्रण हो, कैसे हो पाएगा, कैसे जो ये प्रक्रिया है उसको न्यायपूर्ण माना जाएगा? प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो ढांचागत है, विगत इतने वर्षों से जो चली आ रही है। मैं आपको पंजाब की ओर ले जाता हूं, जहां सिद्धू जी ने एक हिट एंड रन का केस किया था। कपिल सिब्बल की गवर्नमेंट में उनको जमानत मिल गई, उसके बाद फिर वो केस ओपन हुआ, 1 साल की सज़ा काटी। अभी आप मुख्तार अंसारी का केस देखिए, क्रिमिनल एक्ट यूपी में था, पंजाब की वहाँ पर वो कितने सुविधाएं पा रहे थे। कानूनी ढांचागत में जो कोर्ट करता है वो साक्ष्यों के बेस पर निर्णय लेता है। अब प्रशासनिक सुविधा में यदि इस तरह के भ्रष्ट लोग आ जाएंगे कि कानपुर केस में सोलंकी जी के विरुद्ध किसी को सूजा छुपा के, सूजा घुसेड़ के 302 का केस बनाया जाएगा, उसकी ज़मीन भी हड़पी जाएगी, तो इस तरह से व्यक्ति विशेष की सुविधाएं सभी सरकारों में थीं, वो आज भी हैं। और प्रशासनिक व्यवस्था कैसे सुधरे, इसमें ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति उतना ही विवेक रखता है जितना उस न्यूज़ चैनल से सुन पाता है। जी, चलिए, यहाँ पर भैया से हमने इस बात बाबत जानकारी ली, और इधर हमारे कुछ युवा साथी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? देख सुन के आप मतलब किसी दूसरे की देखा देखी कह रहे हैं, या वाकई में ऐसा लगता है सच में कि कोई किसी दबाव में कह रहे हैं? नहीं, किसी के दबाव में नहीं। तो क्यों लगता है बीजेपी क्यों आनी चाहिए? आपका व्यक्तिगत मत क्या है? व्यक्तिगत मत जहाँ देना उसको देना है। देने का मतलब नहीं, मत का मतलब विचार, ओपिनियन क्या है आपका? नो कमेंट्स भाई, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। क्या लगता है? बताया तो बीजेपी। बताएं तो, लेकिन ये बताएं कि काम हुआ है कुछ? नहीं, विकास बहुत कार्य सारे हुए? काम हुए। क्या काम हुआ है? अरे सड़कें बनी हुई है गांव में, कभी गांव में इधर रोड थी नहीं, अब तो रोडें बन गई हैं सारी। और बस एक मुद्दा ये है कि जो भर्तियां नहीं आ रही हैं बीजेपी में। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या है। तो किस विभाग में आप भर्तियों का चाहते हैं कि उस विभाग में भर्ती है? तो कौन सी क्लास है आपकी? हम तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो कहीं ट्राई किया अभी तक? नहीं, ट्राई तो किया है, लेकिन भर्तियां 4-5 साल से नहीं आई रेलवे में। हाँ। तो अन्य डिपार्टमेंट की क्या स्थिति है वहाँ पे? हम नहीं नहीं, अन्य डिपार्टमेंट में भी भर्तियां नहीं आई। जैसे यूपी पुलिस में ले लो, 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। तो एक तरफ भर्ती भी नहीं है, दूसरी तरफ आप सरकार की भी, मतलब आप बीजेपी में भी जाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं इनको हटाइए, हमको लाइए, हम भर्तियाँ देंगे। दूसरी पार्टियाँ अगर ये कहती हैं, दूसरी पार्टियां कहने को तो सभी पार्टियां कहती हैं हम भर्तियां देंगे, कौन देता है, क्या करेंगे? नहीं है। नहीं तो अभी आपने जॉब, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, कब कंप्लीट हुआ था? ग्रेजुएशन कब हुआ था? 2022 में हुआ था। तो इसके बाद आपने इन्हीं को देखा है, पहले वालों को तो आपने देखा भी नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं उनके बारे में? नहीं, उनके बारे में हम ये थोड़ी, उनके बारे में जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं। पिछली सरकारों में क्या हुआ तो उसके बारे में। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग दादा भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। दादा अपना नाम बताना। हमारा नाम कुशल सिंह है। तो बताएं ठाकुर साहब की क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ। तो बीजेपी को क्यों लगता है? आखिर ये पूरा गांव बीजेपी में क्यों हुआ जा रहा है? अब ये है कि बीजेपी के अलावा सपा सरकार बनी, तो सपा सरकार माननीय अखिलेश सिंह मुख्यमंत्री थे, मगर उन्होंने सरकार चलाई नहीं। उनके गुर्गे जो थे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सब, आजम खां, ये सब सरकार चलाते थे। तो मुख्यमंत्री तो अखिलेश ही थे ना? हाँ, तो अंतिम फैसला तो वही लेते थे, मगर चलाते थे। ये मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद है और आजम खां हैं, ये सरकार चलाते थे, वो नहीं चलाते थे।
ये चलाते थे सरकार। नहीं तो वो कहते हैं कि हमने विकास के क्षेत्र में गांव में एम्बुलेंस की इतनी अच्छी सुविधा कर दी, 100 नंबर पुलिस 1 मिनट में आ जाती है, इतनी अच्छी कर दी। अखिलेश के ज़माने में सड़क नहीं बनी थी, बत्ती नहीं आ रही थी, बत्ती नहीं आ रही थी सरकार, उनके ज़माने में सड़कें नहीं बनी थी, ऐसी ऐसी गलियारा थे यहाँ कि निकलना डूबा था। अच्छा ये क्षेत्र में, अच्छा आवास वगैरह का काम यहाँ पे हुआ है? हाँ हुआ है, राशन मिलता है? राशन मिलता है। अच्छा एक बात ये बताइए, अभी देश के अंदर मंदिर का मुद्दा है, अब चुनाव भी आने पर 22 जनवरी को ठीक आपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं राम मंदिर का, तो उद्घाटन करने वाले हैं 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी, तो आप मंदिर बनने से खुश हैं? हाँ बिल्कुल। विपक्ष तो ये कहता है कि वो विपक्ष का कहना तो ये है कि मंदिर तो कोर्ट के फैसले से बना। विपक्ष तो कहता है ये, कहते हैं कि हमारे समय कोर्ट का फैसला आता तो हम भी बनवा देते। ना वो नहीं बनवाते, उन्होंने तो गोलियां चलवाई थी, सरकार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। वो तो कहते हैं संविधान बचाना थे, वो तो कहते हैं संविधान बचाना था तो गोलियां। ना ना ना, ये संविधान इस तरह नहीं बचता है कि कार सेवक पहुँचे गोली चलवा दें। तो कहीं ना कहीं ये माँ सपूतों को निछावर कर दिया है और ऐसे बैठी हैं। दर्द है आपके अंदर। बिल्कुल। तो अगर वो गलती मानते हैं, सुधार करते हैं, तब उस स्थिति में या अच्छा दूसरे विकल्प के तो राहुल गांधी को क्यों नहीं है और ये अन्य जो पार्टियां हैं इनको एक उम्मीद के रूप में क्यों नहीं देखते? राहुल गांधी ठीक कांग्रेस में थे और अब अध्यक्ष हैं, हम मानते हैं, मगर राहुल गांधी के ज़माने में और कांग्रेस के ज़माने में ऐसा नहीं था जैसा अब है बीजेपी के ज़माने में। अच्छा या बुरा? अच्छा है बीजेपी। तो चलिए यहाँ पर बाबा बैठे हुए हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा बात करते हैं। अब बाबा बताएं कि चाचा कह रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर बात हो रही है, एक तरफ कोर्ट का फैसला है, दूसरी तरफ वो कहते हैं बीजेपी कहती है कि हमने बनवाया, तो आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार? सबसे पहले राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था राम मंदिर का, ये सबको जानकारी में है। सबसे पहले फर्स्ट चांस राजीव गांधी ने खुलवाया था। उसके बाद में अब ये राजनीति में आ गया मामला। अब कोई कहता है हम उसको आगे कर लें, कोई कहता है हम अपना नाम कमा लें, कोई कहता है हम अपना नाम कमा लें, कोई पार्टी इसमें लगी हैं, सब पार्टियां इसमें लगी हैं। अभी की स्थिति के अनुसार क्या लगता है, कोर्ट का फैसला या बीजेपी का प्रयास? नहीं तो राम मंदिर के विषय में कोर्ट फैसला उचित ही किया है। कोर्ट का फैसला तो दिया है, लेकिन जैसे बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हमने प्रयास किया, दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कोर्ट का फैसला हमारे समय में आता तो हम वो तो आज पहले ही से चल रहा है। अच्छा, राजीव गांधी के ज़माने से ही चल रहा है वो। उसको राजीव गांधी ने ही, ये तथ्य सत्य है कि राजीव गांधी ने ही पहला ताला खुलवाया था उसका। आई बात समझ। अब उसमें ये अपना अलग अलग विचार विमर्श कर रहे हैं, अलग अलग अपनी पार्टी का बहुमत सिद्ध कर रहे हैं कि हमने ये करवा दिया, हमने वो गोली चलवा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो मस्जिद गिरवा दिया। हैं बताइए, मस्जिद गिराने में कोई नेता मरा है? कोई नेता मरा है मस्जिद गिराने में? जनता मरी है। हैं ये क्या है? ये सब वोटों की राजनीति है। देखिए चाचा ने इधर हमारे एक भैया बैठे हुए हैं, इनसे भी हम इनका भी ओपिनियन लेते हैं। यदु क्या लगता है इस बार? एक तरफ जो है बीजेपी, दूसरी तरफ अन्य अलग सपा है, कांग्रेस है, मायावती जी बीजेपी वाले हैं भैया, बीजेपी वाले कैमरामैन सामने। तो बीजेपी वाले तो क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार आएगी? विकास हुआ है कुछ? विकास आदमी कह रहा महंगाई है, महंगाई कहाँ है? 7,000 मिल रहा है, आज के 6,000, आज 12,000 मिल रही तनख्वाह, तो महंगाई कहाँ है? कहीं महंगाई है? तो 12,000 में हो जाता है का महीने का? अरे 7,000 जगह 12,000 में मिल रहे हैं तो काम न होई। महंगाई बढ़ी तो भाई आपकी दरों तो बढ़ रही है। सिलेंडर भी तो महंगा हुआ है। सिलेंडर महंगा हुआ है तो आपका गेहूं भी सस्ता, तो किसान का भी तो वही हालत है। 3.5 रुपये में हमारे सामने गेहूं था, आज 20 में बिक रहा है, तो सिलेंडर महंगा नहीं होगा। किसान का चोकर भी तो महंगा हुआ है। किसान भी खुशहाल है। चोकर महंगा नहीं होगा जब गेहूं महंगा हुआ। चोकर गेहूं से तो ही निकलेगा। तो चोकर तमाम जैसे गांव में लोग मिलते हो, कहते भैया चोकर जो है 1400 रुपये बिकने लगा, धीरे धीरे करके 13-14 रुपये, 22-25 में गेहूं बिक रहा है, चोकर अगर बिक रहा है 14-15-18 में, तो कोई बेजा है? तो पहले तो कम था ना। दूध 17 रुपये में बिकता था, आज 50 रुपये में दूध बिक रहा, तो कहाँ महंगाई है?
तो कुल मिला के अच्छा, कुल मिला के मतलब आप अपनी पार्टी के बच्चे मजबूती से खड़े हैं। अरे बिल्कुल, कोई महंगाई नहीं है। गाड़ी देखो कितनी निकलने लगी, कहता है आदमी पेट्रोल महंगा है। अरे स्पीड 8वां पढ़े वाले गाड़ी बैठ रहे हैं, किस तब गाड़ी बिकी रही है, तो कहाँ तेने कहीं भी एक्सीडेंट न हुई। पेट्रोल भी सस्ता है। पेट्रोल सस्ता है। हाँ, और वो तो कह रहे हैं कि हमारे समय में जो है पेट्रोल 50 रुपये में बिकता था, 60 रुपये में, अब देखो 100 रुपये में बिक रहा है। अरे 4 साल में कुछ महंगाई 10 साल में आई कि नहीं आई कि उतने बढ़िया रुके रहें। सरकारों को तो पेमेंट बढ़ा है। तो देखिए साथियों, आज हमने इस गांव से यहाँ पर जनता का ओपिनियन लिया और बेहटा गांव से आज के लिए अभी के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई जगह से, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।